नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम इजराइल की ओर से वेस्ट बैंक को लेकर कई कानूनों में बदलाव के बाद मचे घमासान और बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए अंतिम चरण में पहुंचे चुनाव प्रचार पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन जीता जापान के आम चुनावों में। होंगी और भी महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत होती साझेदारी, दोनों देशों के बीच फार्माकोपिया, सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री सेवाओं समेत कई अहम समझौते। सेशेल्स को 17.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आर्थिक पैकेज। वेस्ट बैंक को लेकर इजरायली सुरक्षा कैबिनेट का अहम फैसला, गैर मुस्लिमों को जमीन खरीदने से रोकने वाले प्रावधान रद्द। नए नियम में जमीन के रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने का है प्रावधान। जापान के आम चुनाव में पीएम साने ताकाइची की शानदार जीत, 2/3 बहुमत के साथ एलडीपी सबसे बड़ी पार्टी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हांगकांग की अदालत ने मीडिया टाइकून जिमी लाई को सुनाई 20 साल की सजा। राष्ट्रीय सुरक्षा और भड़काऊ प्रकाशन के आरोपों में ठहराए गए थे दोषी। यूएन की तुरंत सजा रद्द करने की मांग। थाईलैंड के आम चुनाव में सत्तारूढ़ भूमजेथाई पार्टी जीत की ओर अग्रसर। पूर्व प्रधानमंत्री शिनावात्रा की फेवथाई पार्टी तीसरे स्थान पर खिसकी। नए संविधान पर जनमत संग्रह को 2/3 जनता का समर्थन। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। भारत के दौरे पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच फार्माकोपिया, मौसम, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री सेवाओं, लोक सेवकों के लिए क्षमता निर्माण सहित खाद्य सामग्री की खरीद पर समझौता किया गया। मुझे खुशी है कि सेशेल्स के सिविल सर्वेंट्स की भारत में ट्रेनिंग के लिए आज एमओयू किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीबी सहयोग से हम अपने सहयोग को एक फ्यूचरिस्टिक दिशा दे रहे हैं। आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एमओयू हो रहा है। इसके तहत हम भारत का सफल अनुभव सेशेल्स के साथ साझा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सेशेल्स के लिए भारत एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार रहा है। किफायती और क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम सेशेल्स के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में हमारा सहयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित है। हम रिन्यूएबल एनर्जी, रेजिलियंस और क्लाइमेट एडेप्टिविटी सॉल्यूशंस पर अपने सहयोग को और विस्तार देंगे। और वहीं सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर के देशों के तौर पर समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। और आइए अब अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में छिटपुट घटनाओं को छोड़ पूरी शांति के बीच इजराइल की ओर से अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक को लेकर उठाए गए कदम से घमासान मचा हुआ है। इजराइल की कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में प्रशासनिक सुधारों को लेकर नए नियम क्या बनाए कि फलस्तीनी नेताओं में हड़कंप मच गया है। हेब्रोन शहर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।
फलस्तीनी प्राधिकरण के मुखिया ने तो अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग तक कर डाली है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। गाजा को तहस नहस करने के बाद इजराइल ने अब वेस्ट बैंक पर पूर्ण नियंत्रण की तैयारी कर ली है। सुरक्षा कैबिनेट ने वेस्ट बैंक पर इजराइल की पकड़ को मजबूत बनाने वाले नियमों को मंजूरी दे दी है। इजराइल के 2 मंत्रियों के मुताबिक सुरक्षा कैबिनेट ने जमीन रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। इजराइल का ये फैसला यहूदी बस्तियों के विस्तार का रास्ता साफ करेगा। एक संयुक्त बयान में रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोटिस ने कहा, ये फैसले दशकों पुरानी प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं को हटाने और बस्तियों को बसाने में तेजी लाने के लिए किए गए हैं। इसके तहत गैर मुस्लिमों को जमीन खरीदने से रोकने वाले प्रावधान को रद्द कर दिया गया है। ये कानून उस समय का है जब वेस्ट बैंक जॉर्डन के नियंत्रण में था। नए नियम के तहत वेस्ट बैंक में जमीन के रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएंगे। अब तक जमीन के रिकॉर्ड गोपनीय रखे जाते थे। योजना के अनुसार अब आम नागरिक जमीन मालिकों के बारे में जानकारी देख सकेंगे और खरीदने के लिए सीधे उनसे संपर्क कर सकेंगे। अब तक यहूदी नागरिक केवल स्थानीय कंपनियों के जरिए ही जमीन खरीद सकते थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। फलस्तीनी इलाकों में पर्यावरण और पुरातत्व के मामलों में इजरायली कानून लागू हो सकेंगे। हेब्रोन शहर के धार्मिक और संवेदनशील जगहों पर निर्माण की योजना का जिम्मा भी इजरायली अधिकारियों के हाथ में होगा। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अवैध बताया है। उन्होंने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। हमास ने इसे वेस्ट बैंक और यरूशलेम में तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। इजराइल ने 1967 की जंग में जॉर्डन से छीनने के बाद वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को बसाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएन और अधिकतर देश इसे अवैध मानते हैं और शांति में बाधा बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अपने नियंत्रण वाला क्षेत्र मानता है। फलस्तीनी इन इलाकों को अपने भविष्य के देश के तौर पर देखते हैं। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में 7 लाख से ज्यादा इजरायली सेटलर्स रहते हैं। गौरतलब है कि 1995 में हुए ओस्लो समझौतों के तहत वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों ए, बी और सी में बांटा गया था। इनमें से सी पूरी तरह इजराइल के नियंत्रण में है, जबकि एरिया ए और बी में फलस्तीनी प्रशासन की भूमिका है। जानकारों का मानना है कि ये फैसले जमीनी स्तर पर स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं और क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकते हैं। हालांकि इजरायली सरकार का कहना है कि ये कदम प्रशासनिक सुधार के लिए जरूरी हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ध्रुव सी कटोच, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटोच साहब, इजराइल जो ये कदम उठाने जा रहा है ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक को लेकर के, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? धन्यवाद जी। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि अभी पैलेस्टीनियों के साथ और खास करके हमास के साथ जो युद्ध है वो अभी तकरीबन समाप्त हो गया है। तो इस समय पर इजराइल क्या कर रहा है, वो पूरी तरह से वेस्ट बैंक के ऊपर अभी कंट्रोल चाहता है। अभी वेस्ट बैंक के ऊपर जो एक तरफ से जो कंट्रोल था वो वहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, लेकिन बेशक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उधर थी, इजराइल का भी अभी काफी हद तक कई चीजों पर कंट्रोल है, खास करके सिक्योरिटी मामलों में। अब जाके 2 और विषय अभी कंट्रोल के आगे हैं। एक जमीन का, जिस प्रकार से आपके रिपोर्टर ने उसका जिक्र किया, और दूसरा बैंकिंग सेक्टर का। अभी जमीन का तो आपने पूरी तरह से समझा दिया है कि अभी जो इजरायली सेटलर्स हैं वो डायरेक्टली जमीन एक बार जब जमीन जो ओनरशिप है वो अभी ओपन हो चुकी है, वो अभी लोगों को पता लग जाएगा ये ओनर है, तो कोई भी इजरायली जो है वो उससे जमीन खरीद सकता है। तो जो पहले कानून था कि ये जमीन सिर्फ मुसलमानों को दी जाएगी या यूं कहिए नॉन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी, अभी ये जूस जो है इनको भी ये जमीन मिल सकती है। एक तरफ से ये खतरा मानते हैं क्योंकि ये जो सेटलमेंट हो रही है जूस की, ये अभी और बढ़ जाएगी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म मैं समझता हूं उसमें वो जो तब्दीली आ रही है। देखिए, जो वेस्ट बैंक जिस प्रकार से इंटरनेशनल डीलिंग्स करता है, तो इजरायली करेंसी में वो डीलिंग होती है और इजरायली बैंक्स के थ्रू होती है। अभी यहां पर जो उन्होंने जो कंट्रोल लगाया है कि जो इजरायली बैंक्स का जिस प्रकार से अभी कंट्रोल हो रहा है, तो जो प्रोटेक्शन मिलती थी इजरायली बैंक्स को पहले इजरायली सरकार से, वो उन्होंने हटा दी गई है। उन्होंने अभी ये कहा है कि अगर कोई टेररिस्ट का केस होता है तो हम आपकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। अभी ये जो बैंक्स जो हैं जो इनके साथ डीलिंग कर रहे हैं
वो अभी वो डीलिंग नहीं करना चाहेंगे। तो अगर वो डीलिंग नहीं करेंगे तो जो इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन होगा, अगर जो सामान उन्होंने खरीदना है वो अभी सामान नहीं खरीद सकेंगे। और ये मैं समझता हूँ इनके लिए एक प्रॉब्लम, जो लोकल पब्लिक है पैलेस्टीन अथॉरिटी के अंदर, जो नॉन जूज हैं, जो ए और बी इलाके में जैसे आपने जिक्र किया वहां पर आते हैं, उनके लिए अभी राशन लेना या सामान बाहर से लेना वो अभी मुझे लगता है प्रॉब्लम। सर, इस पूरे मामले पे अगर हम फ़लस्तीन जो अथॉरिटी है उसकी हम बात करें, जिस तरह से महमूद अब्बास का भी बयान आया है और दूसरे जो फ़लस्तीनी नेता हैं, महमूद अब्बास तो कहीं ना कहीं अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं, तो ये मामला कितना आगे बढ़ सकता है? जो फैसले इजरायली कैबिनेट ने लिए हैं और अब जब वहाँ पर लागू हो जाएंगे तो कितना ये तनाव बढ़ सकता है वहाँ पर ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में? ये मुझे लगता है तनाव तो अभी काफी बढ़ जाएगा, लेकिन ताकत इस समय पर सिर्फ इजराइल के हाथ में है और उनको अमेरिका का सपोर्ट भी है। और एक तरफ से मैं समझता हूं कि जो पैलेस्टीन जो वेस्ट बैंक के ऊपर कंट्रोल है वो पूरी तरह से इजराइल का हो जाएगा और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो गवर्नेंस में रोल है वो पहले से ही इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब उससे भी और कम हो जाएगा। तो तनाव तो मुझे लगता है इसमें तो कोई शक नहीं है फैलेगा, लेकिन इजराइल इसको कंट्रोल के अंदर रख लेगी और बाकी जो देश है मुझे नहीं लगता है वो पैलेस्टीनियन, जो वेस्ट बैंक के जो पैलेस्टीनियंस है उनके सपोर्ट में खुल के आगे आने वाले नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस समय पर इजराइल के पक्ष में ही है। सर, ये जो तनाव अब वहाँ पर शुरू हो गया है वेस्ट बैंक को लेकर के, इसका कहीं जो गाजा में एक पीस प्रोसेस वहाँ पर चल रही है उस पर तो कोई असर नहीं होगा इसका? नहीं, ये मैं इनको दो अलग से विषय देखता हूं, क्योंकि गाजा में जो गाजा पट्टी में है, जो गाजा स्ट्रिप जिसको कहते हैं, गाजा पट्टी जो है वहां पर तो काफी हद तक डिस्ट्रक्शन हो चुकी है और जो वहां पर जो मिलिटेंट्स थे जो वहां पर लड़ रहे थे वो एक तरफ से वो तकरीबन डिसआर्म हो चुके हैं और उनको हथियार छोड़ना पड़ेंगे, नहीं तो जबरदस्ती करके उनसे उनके हथियार छीन लिए जाएंगे। तो इन दोनों को, क्योंकि वैसे भी ये इलाका बटा हुआ है, अब वेस्ट बैंक एक तरफ है, बीच में इजराइल है और गाजा पट्टी फिर समुद्र के पास आ जाती है। तो ये अलग अलग इलाके हैं, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और वो पीस प्रोसेस मुझे लगता है अलग हो जाएगी, अलग से चलती रहेगी, लेकिन फिर भी तनाव उधर भी बढ़ जाएगा। कटौत साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगली खबर की ओर हम सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। आम चुनावों से पहले प्रचार के दौरान सभी दलों ने लोगों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी इन चुनावों में हिस्सा नहीं ले रही है क्योंकि उसे चुनावों से प्रतिबंधित किया गया है। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात एनसीपी गठबंधन के बीच है। वहीं चुनावों को देखते हुए बांग्लादेश में रह रहे लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को कई बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको बांग्लादेश चुनावों से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। कई महीनों की राजनीतिक अस्थिरता से जूझता बांग्लादेश नई सरकार चुनने के लिए तैयार है। चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की गैर मौजूदगी में होने वाला ये पहला चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध के कारण चुनाव नहीं लड़ सकती है। ऐसे में सभी दलों की निगाहें आवामी लीग के वोटरों पर लगी हुई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने जनता तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 12 फरवरी को आम चुनाव के साथ देश की जनता उस संविधान संशोधन पर भी फैसला देगी जिसकी मांग शेख हसीना के सत्ता से बेदखली के लिए शुरू हुए जुलाई आंदोलन के बाद उठी थी। संसद की 300 सीटें हैं, लेकिन एक उम्मीदवार की मौत हो जाने के कारण अब 299 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेश लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, भीड़ हिंसा, राजनीतिक टकराव और खराब कानून व्यवस्था से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार और बेहतर शासन जैसे मुद्दे जनता के लिए अहम हैं। वहीं अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी चिंता का विषय बनी रही हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षा गारंटी चाहता है, मतदान के लिए सुरक्षित माहौल की मांग कर रहा है। इसलिए ये चुनाव लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। वैसे तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, जातीय पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी समेत कई दल चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से
बीएनपी और कट्टरपंथी दल जमात इस्लामी के बीच सिमट गया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी की कमान उनके बेटे तारिक रहमान के हाथों में है। बीएनपी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के वादे के साथ भारत के साथ अच्छे रिश्ते की वकालत कर रही है। जमात भी भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात तो कर रही है, लेकिन अल्पसंख्यकों का कोई जिक्र नहीं है। जमात 11 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, जिसमें नई पार्टी एनसीपी भी शामिल है। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान समर्थक रही थी, जिसके कारण इसकी छवि विवादास्पद रही है। पार्टी ने एक भी महिला उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। हाल ही में पार्टी प्रमुख ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर महिलाएं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखी हैं। बढ़ती चुनावी तपिश के बीच बांग्लादेश में शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन ने उन्हें 9 से 13 फरवरी तक शिविरों में ही रहने का आदेश दिया है। किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर कड़ी सजा देने की घोषणा की है। बहरहाल अब बांग्लादेश की जनता को तय करना है कि देश को लोकतंत्र की पटरी पर फिर से वापस लाने के लिए देश की बागडोर किसके हाथों में सौंपना पसंद करेगी। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटौच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कटौच साहब, अगर बांग्लादेश की हम बात करें, शेख हसीना की जो पार्टी है वो तो इन चुनावों में हिस्सा ले नहीं रही है, उसको बैन किया गया है चुनाव में हिस्सा लेने से, और अभी वहाँ पर आज प्रचार की आखिरी रात है, कल सवेरे वहाँ पर प्रचार खत्म हो जाएगा। तो क्या कुछ कहेंगे आप? भारत के लिहाज से हम देखें तो ये बांग्लादेश का ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए, जहाँ तक जब भारत की तरफ से अगर हम सोचेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है भारत के लिए। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बेशक रिजल्ट क्या कुछ भी हो जाए, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी जो अवामी लीग है उसको हिस्सा लेने में उन्होंने बैन कर दिया है। इससे पहले इसके पहले वाले इलेक्शन हुए थे तब बीएनपी को बैन नहीं किया गया था, उसको अलाउड किया गया था, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वो फिर भी इलेक्शन के अंदर नहीं आई। तब जाके जो पूरा वेस्टर्न मीडिया उन्होंने बोला था कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है और इनकी लेजिटिमेसी नहीं है। अभी वही वेस्टर्न पार्टीज बोल रहे हैं ये इलेक्शन लेजिटिमेट है। उनका एक बड़ा हिपोक्रिटिकल स्टैंड मुझे लग रहा है। इस इलेक्शन में बेसिकली, जैसे आपने कहा, आपके जो रिपोर्टर ने उसने बताया, 2 बेसिक पार्टीज है, बाकी तो छोटी मोटी पार्टी उनके साथ जुड़ जाएंगी। एक जमात एक तरफ है जो कट्टरपंथी पार्टी है, और दूसरा बीएनपी। बीएनपी भी कोई ज्यादा डेमोक्रेटिक टेंशन नहीं है, और पहले भी वो जमात के साथ ही मिलकर अपनी सरकार बनाती थी। अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। मैं समझता हूँ 2 इसमें बड़े प्रॉब्लम है। एक तो इससे पहले एक रेफरेंडम होने वाला है। इस रेफरेंडम में उन्होंने कई चीजें जो जाहिर किए हैं कि इस रेफरेंडम में जो टर्म लिमिट रखा गया है कि जो भी लीडर होगा वो 10 साल से ऊपर रह नहीं सकता सत्ता में। दूसरा, बाई कैमरल होगा, जैसे भारत के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा है, वहां पर भी वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर चाहते हैं। फिर बंगाली को बांग्लादेशी नॉमेनक्लेचर चेंज करना चाहते हैं, और इस प्रकार से कई चीजें वो चाहते हैं, और वो सिंपल यस और नो वोट से वो हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है क्योंकि 80 से ज्यादा विषय हैं, और एक यस और नो वोट से ये कैसे हो सकता है, ये जो भी अगली सरकार आएगी उसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगा। सर एक सवाल और है सर, अगर हम वहां पर चुनावों की बात करें, जो उन लोगों के हम घोषणा पत्रों को देखें वहां पर पार्टियों के, भारत से अच्छे संबंध सबके उसमें कॉमन रूप से हैं, और उनमें से जो अधिकतर बड़ी पार्टियां हैं वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी बात करती हैं। तो पिछले कुछ महीनों में जो भारत की ओर से लगातार एक कूटनीतिक दबाव बनाया गया अल्पसंख्यकों को लेकर के, बांग्लादेश के सामने अपनी चिंता जाहिर की गई, उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है इनके घोषणा पत्रों में? नहीं, देखिए, अभी तो रियलिटी इनको जब कन्फ्रंट होती है, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। जब सत्ता उनके हाथ में आती है तब उनको रियलिटी याद आती है कि देखिए, भारत के बगैर उनका काम नहीं होगा। और भारत की जो विदेश नीति है, ये मैं समझता हूँ बहुत ही कामयाब हुई है, क्योंकि हमने वहां पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं किया है। बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि ये बांग्लादेशियों तुम्हारा मामला है, आप इसको सुलझाओ, हम पीछे हैं। ये चीज, क्योंकि मैं कई लोगों से मिल भी चुका हूं और बातचीत भी हुई है उनसे, जो अवामी लीग के हैं, दूसरी पार्टीज के भी हैं, और ये चीज उनको साफ, यहां पर इलेक्शन में भी वो बोलते हैं कि भारत इस इलेक्शन में दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। अमेरिका कर रहा हो, चीन कर रहा हो, लेकिन भारत इसमें नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल साफ नजर आ गया है। तो जो इलेक्शन होंगे, जो भी पार्टी आएगी, वो कोशिश
कोशिश तो जरूर करे कि भारत के साथ दोस्ती करने की, लेकिन मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले अगर जमात जीत जाती है तो बेशक वो कुछ भी बोले, जो वो एक तरफ से वो कट्टरपंथीपन आ जाएगा इस सरकार में, और ये आखिरी इलेक्शन होगा फिर बांग्लादेश में। वो पूरा ठीक है कटौर साहब, थोड़ा सा आज वक्त कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक पूर्व मीडिया दिग्गज एवं चीन के मुखर आलोचक जिमी लाई को सोमवार को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। लाई को चीन द्वारा लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दिसंबर में दोषी ठहराया गया था। न्यायाधीश एस्थर टो ने बताया कि लाई को इस मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। लाई इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उसके सह आरोपियों को 6 साल 3 महीने से लेकर 10 साल कारावास तक की जेल की सजा मिली है। लाई के खिलाफ कार्रवाई की कुछ विदेशी सरकारों ने आलोचना की है। लाई चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखर आलोचक रहे हैं और उन्हें 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। जापान में प्रधानमंत्री साने ताकाइची की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसदीय चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर लिया है। ताकाइची ने कहा कि इस शानदार जीत के बाद वो विपक्ष का समर्थन प्राप्त करते हुए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। प्रारंभिक नतीजों में ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने अकेले 316 सीटें जीत ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने ताकाइची को उनकी जीत पर बधाई दी है। जापान ने